हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये आज हम लोगों का चौथी क्लास है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप लोग शेयर करें प्लीज़। आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, हिंदी में कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कथन क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक भाज्य संख्या को लेना है। भाज्य संख्या क्या बताया गया था कि वह ऐसी संख्या जिसका दो से अधिक फैक्टर हो। तो दो से अधिक फैक्टर को कहते हैं भाज्य। तो भाज्य संख्या को हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कहाँ से शुरू होता है? दो से। तो उसका कोई भी प्राइम फैक्टर, कोई भी हम लोग भाज्य संख्या लेंगे और उसका क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टर। तो संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लिए कोई भी प्राइम नंबर ले लिए, कोई भी हम लोग कंपोजिट नंबर ले लिए, भाज्य संख्या ले लिए। जैसे भाज्य संख्या 54 है, इसका तो बहुत सारा फैक्टर है। तो बहुत सारा फैक्टर है तो हम इसका फैक्टर किए, पहले अभाज्य गुणनखंड किए। तो दो से सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? तो दो है, तो दो से लगाए तो 27 बार में। फिर दो से तो नहीं लग रहा। उसके बाद अगला भाज्य संख्या क्या है? तो 3 है, तो 3 से लगा दिए। फिर 3 से, फिर 3 से, अब तो नहीं कर रहा। तो ये क्या है? 2 इंटू 3 के पावर कितना है? ये क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें क्या लिख सकते? 2 इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा। 1 2 3। अलजेब्रा का गुना का नियम क्या कहता है कि बेस अगर सेम रहे तो पावर जुटता है। तो बेस सेम है यहाँ पर, तब इसका पावर 1 1 1 पावर जुट जाता है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 के पावर 3। उसके इसका कहने का क्या मतलब है कि धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। तो 54 है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या भाज्य संख्या को हम लोग किस रूप में चेंज कर दिए? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में चेंज कर दिए कि नहीं कर दिए? तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। धनात्मक घात है ना, यहाँ भी पॉजिटिव पावर, यहाँ भी पॉजिटिव पावर है, और ये क्या है? ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। आगे कहता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को, माने सीक्वेंस अगर लेंगे तो छोड़कर अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या अद्वितीय होता है? इसका मतलब क्या हुआ? अद्वितीय होने का मतलब यह है कि इस जो गुणनखंड है इसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 इंटू यही रहेगा, लेकिन अगर इसको डिसेंडिंग में लिखेंगे तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा? छोटा। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अद्वितीय होने का मतलब यह होता है कि उसको जो फैक्टर है उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। दोनों आपस में क्या होगा? एक समान होगा। क्या होगा? एक समान होगा। अगला हम लोग कोई भाज्य संख्या मान लीजिए 336 लेंगे, और कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर। तो हम क्या लिए? 336 लिए। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करिए, ये अभाज्य गुणनखंड का मतलब कितना? 2 से शुरू करेंगे, तो 2 से लगाया तो 168, फिर 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21। अब तो 2 से नहीं लगेगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 3 है, तो 3 से लगा दे 7 1। अब तो नहीं कटेगा, तो ये टूट गया। 2 1 2 3 4, 2 को 4 हो गया, और ये कितना है? 3, और ये गुने 7। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ये भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य। आगे बोला था कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाया जाए तो दोनों क्या होगा? आपस में बराबर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो क्या होगा? पहले क्या होगा? 3 7, फिर क्या होगा? 2 की पावर 4। और डिसेंडिंग में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? 2 की पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा? 16, फिर 7, फिर 3। दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जब किसी भी भाज्य संख्या को अगर अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा? उसका गुणनखंड जो होगा एक सीक्वेंस को छोड़कर, एक क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्या होता है? अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाया जाए तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगला कॉन्सेप्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 510 और 192 का मौसा तथा लसा ज्ञात करें।
अंक गणित का आधारभूत प्रमेय बोले या अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा या लौसा ज्ञात करने के लिए बोले। दोनों बात एक ही है, क्योंकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में क्या देखे थे कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मौसा तथा लौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि मौसा और लौसा क्या होता है। आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे मौसा और लौसा के बारे में, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि मौसा और लौसा का असली मतलब क्या है। महत्तम समावर्तक है, अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो मौसा महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी आपका फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब हम लोग समझेंगे। अगला है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। तो पहले हम लोग मौसा का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। कोई भी संख्या ले लिए, मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 5 ले लिए, 10 ले लिए और 15 ले लिए, ठीक है। मौसा समझना तो करना क्या होगा, पहले प्राइम फैक्टर करिए। तो प्राइम फैक्टर अगर किया जाए तो 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 ही होगा और कुछ तो उसका फैक्टर होगा ना। अगर 10 का करना होगा क्या होगा, 2 × 5। अगर 15 का करना होगा तो क्या होगा, 3 × 5। प्राइम फैक्टर हो गया क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। ये तीनों में कौन ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर जो तीनों में है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, 5 है, 5 है, बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा तो 5 ही दिख रहा है ना, उससे छोटा तो 2 और 3 है। तो बड़ा से बड़ा पहले देखना है। तो बड़ा से बड़ा 5 ऐसा संख्या है जो कि क्या है, तीनों में है। तो 5, 5, 5 तीनों में है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया, 5 हो गया। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है ना। तो मल्टीपल लेंगे, 5 का मल्टीपल ले लीजिए, 5, 10, 15, 20 आगे लेते रहिए, 10, 20, 30, 40 और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, 15, 30, 45, 60। मल्टीपल का मतलब टेबल के रूप में आगे बढ़ना है। 5, 5 × 10, ये 15, 20, इस तरह से आगे हम लोग को बढ़ना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल खोजना है, कौन ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो है जो कॉमन तो हो तीनों में, लेकिन क्या हो जब छोटा से छोटा लेना है और मल्टीपल हो और तीनों में कॉमन हो। तो कौन ऐसा संख्या जो तीनों में है और छोटा से छोटा है, देखिए। और इसको आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, 25 ले लिए, 30 ले लिए, 50 ले लिए, 75, 15 का ना मल्टीपल। तो कौन है, 5 है, छोटा छोटा मान 5 है, इसमें 5 है, इसमें है नहीं है तो नहीं ले सकते। 10 ले लिए, तो 10 इसमें है नहीं है, ये भी नहीं ले सकते हैं। 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। छोटा से छोटा शुरू करना है। 20 ले लिए, तो 20 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 25 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस तरह से हम लोग और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं, इसको और आगे हम लोग बढ़ा करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या किए, 35 ले लिए, 40 ले लिए, 45 ले लिए, 50 ले लिए, 55 ले लिए, 60 ले लिए, 60 ले लिए, इसका भी ले सकते हैं, यहाँ 60 तक ले लिए। अब देखिए 25 तो नहीं है, फिर 30 नहीं है, 30 इसमें है, 30 इसमें है, 30 इसमें है, मिल तो गया 30, 30, 30। वह छोटा से छोटा संख्या 30 है जो तीनों में क्या है, कॉमन है और लोएस्ट मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। 5 लिए तो इसमें नहीं था, 10 लिए तो इसमें नहीं था, तीनों में नहीं था, 15 लिए तो इस तीनों में नहीं था, 20 लिए तो इस तीनों में नहीं था, 25 इसमें है तो इस तीनों में नहीं है। ये 30 आ गया सबसे छोटा जो कि इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 30। तो ये हो गया एलसीएम का असली मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। बड़ा लेंगे और जो बड़ा तीनों में रहेगा उसको ले लेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो मल्टीपल के रूप में लेंगे। लेकिन हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा भी ज्ञात कर सकते हैं और लौसा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका मौसा और लौसा ज्ञात करते हैं। हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 510 और 192 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये क्या था, भाज्य संख्या था और ये भी क्या था, भाज्य संख्या। उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले चेंज कर लेंगे। 510 है, इसका छोटा सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से लगा दिए तो 255 बार में, फिर 2 से तो जा नहीं रहा है,
5 5 10 2 12 3 से लगा, 3 से कितना बार में 85 बार में चल गया, फिर 3 से नहीं जा रहा, फिर अगला प्राइम नंबर 5, तो 5 17 बार में, 17 से एक बार में। तो ये हो गया गुणनखंड के रूप में हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हुआ। ये था भाज्य संख्या, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिए। ये भी था भाज्य संख्या, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिए हम लोग। तो हमारा 510 का क्या क्या गुणनखंड आया, 2 3 5 और 17 आ गया। और 192 क्या है, 2 कितना, 1 2 3 4 5 6 हुआ है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 × 3। अलजेब्रा के गुणा का नियम क्या है कि बेस अगर सेम रहे तो पावर जुटता है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 2 पावर 6 है, गुणे 3 लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 5 × 17 है। तो 510 का फैक्टर ये हो गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और 192 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। हम लोग को मौसा और लौसक निकालना है ना, तो मौसा अगर निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, तो मौसक अगर कहेगा तो हम लोगों को क्या लेना है, छोटा पावर लेना। क्या लेना है, छोटा पावर। मौसक अगर निकालना होगा तो क्या लेना होगा, छोटा पावर। और अगर लौसक निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा बड़ा पावर। यानी जो छोटा पावर होगा ना, उससे हम लोग को क्या निकलता है, महत्तम समापवर्तक निकलता है। और जो बड़ा पावर लेते हैं इसमें से, तो हमारा निकलता है क्या, लघुत्तम समापवर्तक निकलता है। अगर एग्जाम में याद नहीं रहे किसमें छोटा पावर लेना और किसमें बड़ा पावर लेना है, तो हम लोग पढ़े थे मौसा और लौसक जब निकालते थे पिछले कक्षाओं में, क्या देखते थे कि मौसा का जो आंसर है एकदम छोटा आता था, और लौसक का उसके कंपेयर में, उसी क्वेश्चन का अगर लौसक निकालते थे उसके कंपेयर में क्या था, आंसर बड़ा आता था। इस सिद्धांत पर भी हम लोग याद रख सकते हैं कि मौसा में क्या लेना है, छोटा पावर, और लौसक में क्या लेना है, बड़ा पावर। तो मौसा निकालना है हम लोगों को, तो छोटा पावर खोजना है। तो बेस पहले सब जगह सेम करिए, जो बेस इसमें है ना, इसमें भी रहना चाहिए। ये 2 है, इसमें 2 दिख रहा है, बिल्कुल है, तो अच्छा बात है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये भी ठीक है। 5 इसमें दिख रहा है, नहीं है, तो हम लोग अपना मन से यहाँ 5 पर 0 लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे किसी भी संख्या का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ हम 1 इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हम लोग यहाँ 5 के रूप में इसीलिए ना कि बेस सेम रहेगा ना, तो हम लोगों को कंपेयर करने में सुविधा होगा। यहाँ 17 है, उसी तरह किसी भी संख्या पावर अगर 0 का वैल्यू है तो 1 होता है, किसी भी संख्या पावर 5 पे पावर 0 ले लीजिए 1, 2 पे पावर 0 ले लीजिए 1, कुछ पर भी पावर ले लीजिए, उसका वैल्यू कितना होता है 1। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे अलजेब्रा जब पढ़ेंगे ना, उस समय देखेंगे क्यों होता है ऐसा। ऐसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो मौसा निकालना तो बेस को सेम कर दिया, 17 यहाँ है, यहाँ 17 है नहीं है, तो 17 पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 17 मिल गया। अब हम लोग खोजना क्या है, छोटा पावर। क्या खोजना है, छोटा पावर खोजना है। तो छोटा पावर खोजिए, पहले बेस क्या है, 2 है 3 है 5 17, ये ना बेस है, इसमें छोटा पावर खोजिए। पहले 2 का खोजिए छोटा पावर, यहाँ 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 6 है, तो कौन छोटा हुआ, इसका पावर छोटा होगा, इसको ले लेंगे। 3 में है, 3 का पावर 1 यहाँ भी है, 3 का पावर 1 यहाँ भी है, यही छोटा है, 1 ले लेंगे, 3 का पावर 1 लेना पड़ेगा। 5 है, तो 5 का पावर यहाँ 1 है, उसी में कितना है, पावर 1 है, और यहाँ पावर कितना है, 0 है, छोटा वाला लेना है। तो क्या लेंगे, 5 पे पावर 0 ले लेंगे। 17 का पावर 1 है और यहाँ 17 का पावर कितना है, 0 है, तो क्या लेंगे, 17 पे पावर 0 ले लेंगे। अब देखिए कितना हो गया, 2 × 3 × 5 पर 0 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, कितना हो गया 2 3 6। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, 510 और 192 का मौसा कितना आ गया, 6 आ गया। मौसा कितना आ गया, 6। अब इसी का अगर लौसक निकालना होगा, सेम क्वेश्चन का अगर लौसक निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो लौसक का निकाल बोला गया है कि बड़ा पावर लेना है। क्या लेना है, बड़ा पावर। तो बड़ा पावर लिखिए, बेस 2 और 2 का पावर 6 कौन बड़ा है, 2 का पावर 6 बड़ा, 3 तो बराबर ही है, तो बड़ा यही हो गया, बराबर ही बड़ा लेंगे। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 5 है, पावर 1 वाला, ये दोनों में तो पावर 1 वाला, ये हो गया लॉस। इसका निकाल लीजिए, 2 और 6 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 ने 8, 2 ने 16, 2 ने 32, 2 ने 64 हो गया। 64 हो गया आपका × 3 × 5 × 70। अब इसको सॉल्व कर 16320, तो ये हमारा आ गया लॉस।
तो मौसा बोलेगा तो छोटा पावर लेंगे और लौसा बोलेगा तो बड़ा पावर लेंगे। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किसी भी संख्या का मौसा और लौसा ज्ञात करेंगे। ये तो दो संख्या दिया है ना, दो से अगर अधिक संख्या भी दे देगा तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे। जितना देगा, दो संख्या तो दोनों का फैक्टर लेंगे, तीन संख्या तो तीनों का फैक्टर लेते, फिर इसी तरह से हम लोग बेस को सेम कर देते। और एचसीएफ पूछता तो छोटा पावर वाला ले लेते और एलसीएम पूछता तो बड़ा पावर वाला ले लेते। आगे दो संख्याओं तथा लौसा और मौसा के बीच संबंध। कोई भी दो संख्या ले ली, माना कि पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या क्या है, बी है, उसके बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। कोई भी संख्या में पहला संख्या जो ए था उसका बी था, अगर दोनों को गुना करेंगे ना और वो यही दोनों संख्या का लौसा निकालेंगे और मौसा निकालेंगे और उसको आपस में गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अभी तक हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े, अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करना सीखे, और एक ये है लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये तीनों में से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछने जा रहा है और पूछता है हर साल। और हम लोग पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करना, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या सिर्फ मौसा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि जो इससे पहले पढ़े उससे मौसा और लौसा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। और एक रिलेशन है कि मौसा और लौसा और संख्याओं के बीच क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। इससे भी क्वेश्चन आता है। ये तीनों टॉपिक जो पढ़े हम लोग उससे कम एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में रहेगा। तो इससे संबंधित हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मौसा गुणे लौसा बराबर संख्याओं के गुणनफल से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। यदि मौसा कितना का 96 और 404 का, ये क्या है, दो संख्या है ए और बी है, ये क्या है ए है और ये क्या है बी है, दो संख्या ले लिए 96 और 404, उसका मौसा कितना दिया हुआ 4, देखिए मौसा बराबर क्या लेगा 4 है। तो पूछा कि लौसा, इसी संख्या का लौसा ज्ञात करें, तो कितना है टर्म 1 2 3 का 4 हो गया, 4 वेरिएबल हो गए। 4 चीज में से कोई भी 3 डाटा दे देगा, कोई भी 3 डाटा दे देगा, या कभी कभी ये दोनों दे देगा, गुणनफल दिया हुआ है, कोई मौसा दे देगा लौसा पूछ लेगा, या गुणनफल दे देगा लौसा दे देगा मौसा पूछ लेगा, या मौसा दे देगा लौसा पूछ लेगा। 4 जो टर्म है उसमें से कोई भी 3 दे देगा, एक पूछ लेगा, या कभी कभी क्या करेगा ये दोनों दे देगा और इसमें से ये दोनों में से कोई एक दे देगा पूछेगा। इस तरह से हम लोग क्या है लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो क्या दिया हुआ है, मौसा बराबर 4 दिया हुआ है, तो मौसा के जगह 4 पुट कर दिए, और लौसा तो पता नहीं निकालना ही है, तो लौसा को लौसा छोड़ दिया। और इधर क्या है, संख्या पहला क्या था 96 था, तो 96 और 404 निकालना क्या है लौसा, तो लौसा बराबर क्या है गुना है, तो गुना है तो इधर आगे क्या होगा भाग होगा, क्या होगा भाग होगा। तो 4 यहाँ पे क्या हो गया भाग, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9696। तो इस तरह से हमारा लौसा क्या आ गया 9696। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई भी 4 डाटा में से कोई भी 3 डाटा जरूर दे देगा और एक डाटा पूछेगा, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, या कभी कभी ये दोनों का गुणनफल दे देगा डायरेक्ट और इसमें से एक वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू रहेगा तो एक वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ जैसे बराबर है तो प्लस रहता है उधर जाकर माइनस हो जाता है, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाता है, गुना उधर जाकर भाग हो जाता है और भाग उधर जाकर के गुना। आगे क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16128 है, जो दो संख्या कोई है ए और बी कोई संख्या है पता नहीं है, उसको दोनों का गुणनफल कितना है 16128 है, ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, ए और बी को गुना करेंगे तो इतना आएगा। ये पहले से इतना डाटा पहले से दिया हुआ है, तथा लौसा 672, लौसा कितना दिया हुआ है 672, तो निकालना क्या है मौसा, तो पहले फार्मूला लिखेंगे क्या रिलेशन है, लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। दिया क्या है तो लौसा दिया हुआ है, मौसा तो निकालना है, तो मौसा को छोड़ दिए और ये दोनों संख्याओं को गुणनफल दिए तो दोनों का वैल्यू यहाँ रख दिए, इससे हम लोग क्या निकालिए मौसा, गुना में जाकर क्या हो गया भाग हो गया, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 24 आ जाएगा, ये क्या निकला मौसा निकला। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। दिया क्या है, कोई भी 3 डाटा दे देगा, 1 2 3 4 में से कोई भी 3 डाटा दे देगा, या तो माने कभी कभी लौसा भी दे देगा मौसा भी दे देगा और दोनों में से एक संख्या दे देगा, पूछेगा दूसरा संख्या ज्ञात करो, या कभी क्या करेगा दोनों का गुणनफल दे देगा
और इसमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा कि अगर लसा देगा तो मासा पूछेगा और मासा देगा तो लसा पूछेगा। तो इस तरह से इस रिलेशन पर इतना क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसको सॉल्व कर लिया घर पे, इसको समझा देते हैं पहले इसको और उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन यदि एलसीएम किसका जो दो संख्या है 72 तो 26 का दिया हुआ है 504, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम निकल जाएगा। 4 डाटा में 3 डाटा दिया हुआ है, ए बी और क्या दिया हुआ है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग उसी फॉर्मूला से। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित के औसत तथा लसागु ज्ञात करें। उसी तरह अभाज्य फैक्टर कर लेना है दोनों का और उसके बाद क्या करना, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो छोटा पावर लेंगे और एलसीएम निकालना होगा तो बड़ा पावर लेंगे, इसको निकाल लेंगे हम लोग। ये दिया हुआ है कि 23,750 का 5 का अधिकतम घात क्या होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है ना भाज्य संख्या बड़ा सा, इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद 5 का जो मैक्सिमम पावर रहेगा ना उसी को लीजिए। मान लीजिए 5 का पावर आ गया मेरा, मान लीजिए 5 का पावर 6 आ गया, तो मैक्सिमम पावर कितना आया 6, जो भी इसका घात रहेगा तो जो अधिकतम पावर पूछ रहा था 5 का जो अधिकतम पावर होगा मैक्सिमम पावर, बस पावर को लिख देना। 6 आया तो 6 लिखेंगे, 7 आया तो 7 लिखेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात निकाल। इसी तरह से करेंगे, इसका एक फैक्टर कर लेंगे और जो उसमें 2 आएगा ना उसका मैक्सिमम पावर जितना होगा उसको लिख देना है। बताए कि 7 × 11 × 13 + 13 और क्या है 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5, ये क्यों विभाज्य है, क्यों विभाज्य है, इसमें क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या को अगर हम लोग गुणनखंड के रूप में चेंज करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज हो जाता है ना। भाज्य संख्या किसमें चेंज होता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हम लोगों को क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या मानेंगे कि हाँ ये सही है, तो आएगा ही क्योंकि ये पूछ रहा है रीजन कि क्यों विभाज्य है, तो ये क्या आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो फैक्टर आएगा वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 370 बराबर दिया हुआ है, देखिए 2 के रूप में 2 5 7 13 बेस है, बीच में क्या है इंटू है, तो क्या है इंटू है, पावर दिया हुआ है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 का जो पावर आएगा 5 का पावर आएगा 7 का पावर आएगा 13 का पावर आएगा, तो अगर 2 का पावर जो आएगा वो n का वैल्यू हो जाएगा, जो 5 का पावर आएगा n का वैल्यू होगा, 7 का पावर आएगा वो k का वैल्यू होगा, 13 का पावर आएगा वो p का वैल्यू, उसके बाद m n k p सब क्या कर देगा जोड़ के वैल्यू पूछा है तो निकल जाएगा। तो इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हम लोग सीख चुके हैं। और हाँ, आप लोग एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप लोग जो पढ़ने वाले आपके नज़दीकी कोई भी फ्रेंड्स है उसके साथ शेयर करें ताकि ये इसका वो लाभ उठा सके। क्यों, क्योंकि ये क्लास एक सीक्वेंस वे में चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। हम लोग क्या है, रियल नंबर का चौथा क्लास है, इसमें हम लोग एक सीक्वेंस वे में हर चीज़ पढ़ रहे हैं, इसीलिए किसी का कुछ छूटे नहीं। तो आप लोग शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको बना लीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।